कैसे हो दोस्तों। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आज के क्लास में। और आज हम लोग पढ़ेंगे, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अंकगणित के बारे में। अंकगणित से संबंधित पहले भी बहुत सारे एपिसोड्स इस चैनल पर आ चुके हैं। आशा है आप लोगों ने वो एपिसोड्स देखे होंगे, और अगर नहीं देखा है तो जरूर देखें। इसी चैनल पर आपको मानसिक योग्यता परीक्षण संबंधी भी बहुत सारे 60 से करीबन अधिक ही आपको एपिसोड्स अभी अवेलेबल मिल जाएंगे। और आगे तो लगभग हर दिन कोई ना कोई एपिसोड आता रहता है, और बहुत जल्दी हम भाषा परीक्षण संबंधी एपिसोड्स भी आपको इस चैनल पर उपलब्ध करा देंगे। तो इस तरीके से नवोदय के लिए तीनों ही विषयों की तैयारी आप इस चैनल पर एक ही जगह कर सकते हैं और अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो आप चैनल को आग्रह है मेरा कि जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, बढ़ते हैं आज के प्रश्न की ओर। What is the sum of 20.08, 20.008, 20.888 and 20.088? अर्थात 20.08, 20.008, 20.888 और 20.088 का कुल योग कितना होगा? और ये आपके चार उत्तर विकल्प दिए गए। ऐसे प्रश्नों में ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी। आप फटाफट क्या करो, सारी संख्याओं को एक सीध में लिख लो, और ऐसे लिखो कि सारे के दशमलव एक सीध में हो। सारे के दशमलव क्या हो? एक सीध में हो। और जितनी संख्याएं, जितने अंक जिनके सामने है वो आप लिख लो। लिख लिया हमने 20.8 जोड़ 20.008 जोड़ 20.888 जोड़ 20.088 और सबको जोड़ दिया। अब ये देखो, यहाँ 3 8 एक सीध में है, तो 3 गुने 8 बराबर 24, लिख दिया 4 और बच गया आपके पास 2। अब यहाँ भी देखिए, इस एक सीध में 3 8 है, तो 8 गुने 3 24 और आपके पास थे 2, तो जोड़ लिया 26, 6 लिख दिया। फिर भी अभी आपके पास कितने बच गए? 2। अब यहाँ पर देखिए 1 8 है, बाकी 0 है, तो उस 8 में हमने 2 जोड़ दिया तो हो गया 10। हमने 0 लिख दिया, आपके पास बच गया 1, और उससे पहले हमने दशमलव था तो दशमलव डाल दिया। अब उस 1 को हम इस 0 0 0 को जोड़ेंगे 0, उसमें 1 जोड़ देंगे तो लिख दिया 1, और ये 4 बार 2 आया तो 4 गुने 2 बराबर 8, तो लिख दिया 8। अब आपको कौन सी संख्या प्राप्त हो गई? 81.064। हम देखते हैं अपने उत्तर में कहाँ पर है। ये देखिए 81.064, ये आपके विकल्प डी में है। तो बताइए आपका उत्तर क्या हुआ? डी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आपका अगला प्रश्न। द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 and 15 आर, और ये चार आपको उत्तर विकल्प आपको दिए गए हैं। अब देखिए 1 2 4, 1 3 15, 1 12 और 1 3। अब फैक्टर्स निकालते समय आप क्या करते हैं? जैसे कि 12 है, 12 का फैक्टर हम क्या निकाल सकते हैं? 1 गुने 12। ठीक है, अब 12 को फिर से तोड़ेंगे तो क्या आएगा? 2 गुने 6। अब 6 को फिर से तोड़ेंगे तो क्या आएगा? 2 गुने 3। तो इस तरह से 12 के कितने फैक्टर्स हो गए? ये 1 2 2 और 3। इसी तरह से 15 का जब निकालेंगे तो 1 गुने 15, 15 को फिर तोड़ेंगे तो 3 गुने 5, यानी कि इसके फैक्टर क्या हो गए? 1 गुने 3 गुने 5। तो 12 के ये रहे फैक्टर, 15 के ये रहे फैक्टर। अब बताइए इन दोनों में कॉमन, यानी कि दोनों ही में कौन सी संख्या है जो दोनों में उपलब्ध है? पहला तो 1, ये आपको दोनों में मिल जाएगा तो लिख दिया 1। दूसरा ये 3, ये दोनों ही में है तो लिख दिया 3। अब 2 दोनों में नहीं है और 5 दोनों में नहीं है, तो सिर्फ 2 संख्याएं हैं, 2 अंक हैं जो दोनों में हैं। तो इसीलिए 12 और 15 के कॉमन फैक्टर क्या हुए? 1 और 3। और ये आपके उत्तर विकल्प में कहां पर है? यहाँ डी में। तो क्या हुआ आपका उत्तर? डी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आपका अगला प्रश्न। How many bottles with the capacity of 300 ml can be filled from the container which has 2.85 meter cube oil? कह रहा है कि एक कंटेनर है जिसमें 2.85 घन मीटर तेल भरा हुआ है। कितना भरा हुआ है? 2.85 घन मीटर। घन मीटर आयतन की इकाई है। जैसे लीटर होता है ना, तो वैसे ही घन मीटर भी होता है। घन मीटर भी आयतन की इकाई है और लीटर भी आयतन की इकाई है। तो उस कंटेनर में 2.85 घन मीटर तेल है। अब कह रहा है कि एक छोटे से बोतल में 300 मिलीलीटर तेल आता है। कितना?
300 मिलीलीटर। तो बताओ इस कंटेनर में रखे तेल से ऐसे कितने छोटे 300 मिलीलीटर वाले छोटे बोतल को भरा जा सकता है, यानी कि इस तेल को हम कितने छोटे बोतलों में भर सकते हैं। यही आपका प्रश्न है और ये आपके उत्तर विकल्प हैं 950, 9500, 9050 और 9550। ये 4 विकल्प आपको दिए गए। अब आप चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहली समस्या कहाँ आती है कि यहाँ तो आयतन की इकाई मिलीलीटर है, ये भी मिलीलीटर भी आयतन की इकाई है, आप जानते हैं छोटी इकाई है, लीटर बड़ी इकाई है, और ये मीटर क्यूब घन मीटर भी किसकी इकाई है, आयतन ही की इकाई है। अभी अभी मैंने आपको बताया। तो सबसे पहले इसको हम बराबर करते हैं, इकाई तो हमें बराबर रखनी होगी। तो अब 1 घन मीटर बराबर क्या होता है, 1000 लीटर। कितना होता है, 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है। तो 2 यहाँ तेल कितना है, 2.85 घन मीटर। तो 2.85 घन मीटर तेल बराबर क्या होगा, 2.85 को हम किससे गुना कर देंगे, 1000 से। तो कर दिया। अब यहाँ जो इकाई आ रही है वो भी अभी बड़ी ही है, यानी लीटर, वो मिलीलीटर से बड़ी इकाई है। हमें मिलीलीटर ही में लाना होगा, क्योंकि भरने के लिए हमारे पास जो बोतल है उसकी इकाई दी गई है मिलीलीटर में। तो अब हम लीटर को मिलीलीटर में बदलते हैं। आप सबको पता है कि 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000 मिलीलीटर। तो अब हमने क्या किया, 2.85 गुने 1000 लीटर की जगह लिख दिया 2.85 गुने 1000, ये आ गया, और 1 लीटर के बदले हमने लिख दिया 1000 मिलीलीटर। यानी कि 2.85 घन मीटर में कितने मिलीलीटर होंगे, 2.85 गुने 1000 गुने 1000। ये हुआ कुल तेल का कुल आयतन। ठीक है। अब एक बोतल का आयतन कितना है, 300 मिलीलीटर। तो कितनी बोतल होंगे, तो कुल तेल का कुल आयतन बट्टे 1 बोतल में आने वाले तेल का आयतन। अब कुल आयतन तो इतना है, यानी कि कुल तेल कितना है, इतना मिलीलीटर, और 1 बोतल में कितना तेल आता है, 300 मिलीलीटर। तो हमने इतने में 300 मिलीलीटर से भाग दे दिया, तो हमें बोतलों की संख्या मिल जाएगी। तो वही हमने किया, 2.85 गुने 1000 गुने 1000, और भाग किससे दे दिया हमने, 300 से। लेकिन आप देखिए यहाँ 2.85 है, तो सबसे पहले हम दशमलव को ही हटा लेते हैं। तो हमने बताया हुआ है दशमलव दूर करने का, यानी दशमलव को भिन्न में बदलने का तरीका आपको पहले के एपिसोड्स में अच्छे तरीके से समझाया है। दशमलव के बदले हमने क्या लिया, 1 नीचे में, और दशमलव के आगे जितने अंक हैं उतने जीरो हमें 1 पर नीचे में डाल देने हैं। कितने अंक हैं, 2, तो हमने डाल दिया 2। तो अब ये हो गया 100, यानी 300 गुने 100 नीचे में है, और 285, अब दशमलव हट गया, 285 गुने 1000 ऊपर में। अब चलो काटते हैं, नीचे में कितने जीरो हैं, 2 और 2 4, ऊपर में हमने 3 इसका और 1 इसका जीरो काट दिया, 4 जीरो कट गए। और अगर आप इस 3 से इस 285 को काटोगे तो कितना आएगा, आप 95, कितना आएगा 95, और 95 को कितने से, यहाँ कितना बच रहा है 10, तो यानी कि ऊपर में कितना बचा, 95 गुने 10 नहीं, ये 2 जीरो है तो 100, तो ऊपर में कितना बचा, 95 गुने 100। अब हमने गुना कर दिया, 95 गुने 100, अब गुना करोगे तो कितना आएगा, 9500, यानी 9500 बोतल। यानी इस तेल से 2.85 घन मीटर तेल से 300 मिलीलीटर वाले हम कितने बोतलों को भर सकते हैं, 9500 या 9500 बोतल को। और ये आपका विकल्प कहाँ पर है, यहाँ पर। तो आपका उत्तर क्या हुआ, डी। समझ रहे हैं ना। अगर समझने में कोई भी परेशानी हो तो बेहिचक आप कमेंट सेक्शन में जाके हमें बताएं। मेरी पूरी कोशिश होगी कि समय से, जैसे ही मुझे समय मिलेगा, आपके प्रश्न का मैं जरूर जवाब दूंगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ 275.0003 इंटू 3.005 इज, यानी कि 275.0003 गुने 3.005 का लगभग मान या सन्निकट मान क्या है। और ये 4 आपके विकल्प दिए गए हैं, 825, 810, 830 और 835। चलिए इसको हम ऐसे ही पहले लिख लेते हैं। लिख लिया।
अब एक चीज में आपको पिछले कई एपिसोड्स में जहाँ जहाँ इस तरह के क्वेश्चंस आए हैं आपको मैंने बताया है कि जब हम सन्निकट मान लिखते हैं तो दशमलव के बाद, यानी कि ये रहा दशमलव और इसके बाद से मेरा मतलब है दाहिनी तरफ। तो दाहिनी तरफ जो पहला अंक है यदि वो 5 या उससे अधिक है तो उसके आगे चाहे कितने भी अंक हो, इस सब के मान को हम क्या मान लेंगे, 1, और उसको किस में जोड़ देंगे, पिछली जो संख्या है दशमलव के बाईं ओर जो संख्या है उसमें, तो इस पूरी संख्या का सन्निकट मान हो जाएगा। लेकिन यदि दशमलव के बाद आने वाला अंक, पहला अंक 5 से कम है तो चाहे कितने भी अंक हो उसके आगे सबका मान क्या हो जाएगा, 0, और उसके पीछे यानी दशमलव के बाईं ओर यहाँ पर जो संख्या है उसमें हम कोई मान नहीं जोड़ेंगे और जो संख्या दशमलव की बाईं ओर है वही इस पूरी संख्या का मान बताएगा। अब यहाँ पर कौन सा उदाहरण है, यहाँ पर जो उदाहरण है उसमें दशमलव के बाद है 0। अब इसके बाद आप चाहे 2 करोड़ अंक रख लो, सबका मान हो जाएगा 0। चूंकि वो 5 से कम है तो हम कोई भी संख्या इसमें नहीं जोड़ेंगे, इसीलिए इसका सन्निकट मान क्या हो जाएगा, 275। इसी तरह से 3 के बाद जो दशमलव है उसके दाहिनी ओर जो अंक है उसका मान भी 5 से कम है, तो यहाँ भी हम कोई भी मान इस संख्या में नहीं जोड़ेंगे और इस पूरी संख्या का मान हम क्या मान लेंगे, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू या सन्निकट मान क्या मान लेंगे, 3। अब हम क्या करेंगे, 275 को 3 से गुना कर देंगे। 5 गुने 3 बराबर 15, आपके पास है 1। 7 गुने 3 बराबर 21 और 1 22, आपके पास है 2। 3 दूना 6 और 2 8, यानी कि इन दोनों संख्याओं का के गुणनफल का सन्निकट मान क्या होगा, 825, और वो आपके उत्तर विकल्प में कहां पर है, यहाँ पर। तो आपका उत्तर क्या हुआ, ए। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आपका अगला और आज का अंतिम प्रश्न। प्रश्न कहता है, अ पर्सन परचेजेज एन ओल्ड बाइसिकल इन ₹450 and incur ₹50 on its maintenance. If he sold old bicycle for ₹600, then his profit percentage is, and these are the 4 answer options: 15%, 18%, 20% and 25%। ठीक है, यानी कि एक व्यक्ति ने एक साइकिल को, एक पुराने से साइकिल को 450 रुपया में खरीदा और उसके मरम्मती पर उसने क्या किया, 50 रुपया और खर्च किया और उसके बाद उस साइकिल को 600 रुपया में बेच दिया। तो बताओ उसका लाभ प्रतिशत क्या है। गौर कीजिए, प्रश्न में लाभ नहीं पूछ रहा है, लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। ठीक है, और ये आपके विकल्प दे दिए हैं उत्तर के, 15%, 18%, 20% और 25%। अब बताइए खरीद का मूल्य क्या है, यानी कि उसका परचेज प्राइस पीपी क्या है, 450। टोटल खरीद का मूल्य क्या होगा, यानी उसका लागत मूल्य या टोटल कॉस्ट प्राइस क्या होगा, जो उसने जितने में खरीदा 450 में और जो पैसे उसने मरम्मत पर खर्च किए यानी 50 रुपये, दोनों को जोड़ दिया तो कितना आ गया, 500 रुपये। यानी कि उसका कुल लागत मूल्य या कॉस्ट प्राइस क्या है, 500 रुपया। अब उसने उसको बेचा कितने में, 600 में। तो जब 600 विक्रय मूल्य हुआ और 500 लागत मूल्य या क्रय मूल्य हुआ तो हम लाभ कैसे निकालते हैं, लाभ बराबर विक्रय मूल्य घटे, यानी कि सेलिंग प्राइस घटे कॉस्ट प्राइस, यानी विक्रय मूल्य घटे क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य है 600 रुपया, क्रय मूल्य है 500 रुपया, घटा लिया 100 रुपया, यानी कि उस बंदे को उस साइकिल पर 100 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ बेचने पर। ठीक है, तो अब लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ बटे कुल लागत मूल्य, और कुल लागत मूल्य क्या है, 500। हम 450 नहीं लिखेंगे, 500, यानी कि 100 बटे 500 और गुने 100। अब इसको आप काटेंगे तो क्या आएगा, ये 100 से ये 500 कट गया, 5 आएगा और 5 से इस 100 को काटोगे तो कितना आएगा, 20, यानी कि आपको कितना मिलेगा प्रॉफिट परसेंटेज, 20, यानी कि उसका लाभ प्रतिशत क्या है, 20। और ये आपके उत्तर विकल्प में कहां पर है, यहां पर है, सी में। तो आपका उत्तर क्या हुआ, सी। ठीक है दोस्तों, आशा है कि आप लोगों ने कुछ समझा होगा हमारे साथ पढ़ते हुए। हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपकी भाषा में और सरलतम संभव तरीके से मैं आपको समझा सकूं।
अगर आपको लगता है कि आपको कुछ भी समझाने में मैं सफल हूँ तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ साथ पढ़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आप लोगों से अगले क्लास में।